जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत विषय से उन 100 प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह 100 प्रश्न इस प्रकार से डिसाइड किए गए हैं जो परीक्षा में कई बार आए हैं और जिनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है या उससे रिलेटेड मतलब संधि हो गया, समास हो गया, उससे रिलेटेड प्रश्न कई बार आते रहे हैं। उन प्रश्नों को हमने सेलेक्ट किया है। अगर आप लोगों ने यह 100 प्रश्न कर लिया तो मैं यह दावा करता हूं कि आप अपने बहुविकल्पी में पूरा का पूरा नंबर कर पाएंगे, 5 में 5 प्रश्न कर पाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा भी आप अति लघुत्तरी में भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में स्वरों को उच्चारित करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मतलब कह रहा है कि संस्कृत भाषा में जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण के आधार पर उनमें जितना समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके हिसाब से स्वर में जो समय लग रहा है उसके आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। तो सबसे पहले यह जानिए कि कंठ से क्या क्या चीजें उच्चारित की जाती हैं। तो क से क्या क्या? क से क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अ और आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ह व्यंजन, ह व्यंजन का उच्चारण भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो इसलिए यहाँ पर, और इसके अलावा कंठ से किसका होता है? विसर्ग का। विसर्ग का भी उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? कंठ है। उसके बाद में बचा दंत। दंत से किसका उच्चारण होता है? दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है। त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। और मूर्धा का उच्चारण, मूर्धा का उच्चारण ट वर्ग का होता है। ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। उसके बाद में बचा ओष्ठ। तो ओष्ठ का उच्चारण प वर्ग से होता है। प वर्ग का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? बालकेन, बालकात, बालकाय, बालकस्य। तो बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पूछा है तो कौन सा होगा? बालकाय होगा। बालकाय ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महेश्वरम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। तो महेश्वरम में जब अय की मात्रा आती है तो अय की मात्रा यह बताती है वो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में होता क्या है सबसे पहले यह समझिए। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ए या अय आए, ए या अय आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? वृद्धि संधि में अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। इसको याद रखिएगा। ए या अय के बाद में कोई अ या आ के बाद में ए या अय आए तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है। इसको याद रखिएगा। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि काफी कंफ्यूजन है। तो यहां पर क्या होगा? अय की मात्रा है तो महा, धन, ऐश्वर्यम, महाधन, ऐश्वर्यम में आ और ए मिलकर क्या बना देंगे? अय। तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। यह चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। अकस वर्णे दीर्घ। अक जो प्रत्याहार है अ या आ के बाद में अ प्लस आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई प्लस ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। मतलब सब दीर्घ हो जाएंगे। अक प्रत्याहार में जितने भी चीजें आ रही हैं अक प्रत्याहार में वो क्या है? सब दीर्घ हो जाएंगे। अब बचा गुण संधि। गुण संधि में अ
या आ के बाद में ई आए, ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ए। उसके बाद में उ आए, उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये कौन सी बात कर रहा है, मतलब ओ की मात्रा दिखे और ए की मात्रा दिखे तो वहां पर क्या होगा, चांस है कि वहां पर गुण संधि होगा। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि संधि में ए या अय के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अय और आय हो जाता है, ए की जगह पर अय हो जाता है और आय की जगह पर आय हो जाता है। ओ और अ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अव और आव हो जाता है, अव और आव हो जाता है। यह दोनों चीजें क्लियर रखिएगा, काफी स्पष्ट रहेंगी तो आप अपने पेपर में बेहतर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को यह संधि क्लियर हो गया तो मैं वादा करता हूं कि आपका तो 2 नंबर यहीं से क्लियर हो गया। 2 नंबर का प्रश्न आपको परीक्षा में संधि से जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष में द्विवचन का रूप क्या होगा, पश्यति, पश्यथ, पश्यथ, पश्याव। तो यहां पर क्या होगा, दृश्य धातु में लट लकार उत्तम पुरुष में द्वितीय का रूप क्या होगा, पश्याव होगा। ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नद्या, नद्या शब्द में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो नद्या शब्द में षष्ठी विभक्ति है, ऑप्शन चौथा सही होगा। पीतांबर में कौन सा समास है, तो अब समास की बात हो रही है तो आइए समास के बारे में जानते हैं। तो समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद वो क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा या प्रथम पद प्रधान होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। यह चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। जब समास के दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, जब दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कहा जाए दशानन, दशानन, दशानन किसकी ओर संकेत कर रहा है, रावण की ओर संकेत कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। बात करें लंबोदर की, लंबोदर किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अब बात करते हैं द्विगु समास की। जब प्रथम पद, प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची होता है, मतलब प्रथम पद में क्या हो, नवरात्रि हो, नवदुर्गा हो, ये सब क्या है, त्रिशूल हो, ये सब क्या है, जब 3 की बात हो रही हो, जब संख्यावाची हो, जो प्रथम पद है उसमें संख्या आपको देखने को मिले 1 2 3 4, तो मतलब संख्या देखने को मिल रहा है तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। इसको क्लियर रखिएगा। अब बचा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे अच्छी पहचान है कि उसमें संयोजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, शुभ लाभ, शुभ लाभ। अब देखिए शुभ लाभ और क्या हुआ, और उसके बाद में माता पिता, शुभ लाभ, भाई बहन, भाई बहन, ये सब क्या है, जब यह चिन्ह लगा हुआ है तो यह दर्शा रहा है कि वो क्या है, दोनों पद प्रधान है। यहाँ पर भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। संस्कृत में पूछेगा पितरो, क्या पूछेगा, पितरो। पितरो का मतलब होता है माता पिता, माता पिता। और माता पिता पितरों में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। पितरों के अलावा क्या पूछेगा, हरिहरव, हरि हरव, हरिहरव का मतलब होता है शंकर भगवान और भगवान विष्णु। तो यहाँ पर दोनों का, विष्णु और शंकर की बात कर रहा है तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इस प्रकार से आप लोगों को यह सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में 4 चीजें हो गई। अब बचा कौन कौन सा है, तत्पुरुष समास। जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में क्या होता है, जहां पर उत्तर पद प्रधान होगा वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के अलावा कौन सा बचा, कर्मधारय समास। कर्म
धारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नील कमल। विशेषण, विशेषण का मतलब होता है कि विशेषता बताने वाला, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से बोला जाता है। तो नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, कमल की विशेषता बतला रहा है, तो क्या है, कर्मधारय समास है। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पितरौ। पितरौ में कौन सा समास है, पितरौ में, पितरौ का मतलब होता है पिता, माता पिता। यह किसका मतलब होता है, पितरौ का मतलब होता है। और माता पिता, यह कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जब दोनों पद प्रधान होंगे तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है संस्कृत में माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, 8, 12, 10, 14। तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14 है। कौन कौन सी है, अ ई उड़, री लीक, ए ओंग, ए औच, हैवरट, लड़, इमंगलनम, झबय, गणधक, जब गणदस, ख फ छ ठ त च ट त व, कपय, सकसर, हल। यह टोटल माहेश्वरी सूत्र है। माहेश्वरी सूत्र को आप लोग जरूर रट के जाइएगा। इसमें भाई रट्टा के अलावा तो कुछ समझ की जरूरत नहीं है। इसको जब आप लोग रटे रहेंगे तो आप लोग वहां से निकाल पाएंगे कि अक प्रत्याहार में कितने कितने वर्ड आते हैं। अक प्रत्याहार में हल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हल प्रत्याहार में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जो ये प्रत्याहार बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, माहेश्वरी सूत्र से ही बनते हैं। तो यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, ओष्ठ होगा। तो जो ट वर्ग का उच्चारण है वो कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। तो ट वर्ग मूर्धा में आएगा। लेकिन अगर ट वर्ग के मतलब मूर्धा से कौन कौन सी चीजें उच्चारित होती हैं, तो इसका एक सूत्र है, ऋतु, ऋतु, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मतलब री, ट वर्ग, र और स, यह सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। और कंठ का जो सूत्र है वो क्या है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ। अकु, अकु मतलब अ आ, क वर्ग, क वर्ग, विसर्जन, और कौन सा ह, अकु विसर्जनीय कंठ। मतलब यह सारी चीजें किससे होंगी उच्चारित, कंठ से होंगी। यह सारी चीजें क्लियर रखिएगा, यह दोनों सूत्र याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है, बालक, नदी, एतत्, विद्यालय। तो यहाँ पर नपुंसक लिंग की जो बात कर रहा है वो है एतत्। ऑप्शन स सही होगा, ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजपुरुष, राजपुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। यह जो दोनों पद हैं, अगर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे होते, तीसरे की प्रधानता देते तो बहुब्रीहि समास होता। प्रथम पद संख्यावाची होता, संख्या तो है नहीं, तो क्या होगा, यह क्या होगा, द्विगु समास नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषता तो बतला नहीं रहा है कि नीला है, पीला है, अच्छा है, बुरा है। अगर विशेषता बतलाता प्रथम में तो क्या होता, कर्मधारय समास होता। तो कर्मधारय समास भी नहीं है। कर्मधारय समास में क्या होता, प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है। तो राजपुरुष क्या होगा, राजपुरुष होगा तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि, गुण संधि, या वृद्धि संधि, या यण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो नायक में, नायक में कौन सी संधि है, अय आय, य आया है ना, अय होता है, एक आय होता है, आय, अय आय होता है। तो यहां पर क्या होगा, नय, नय, धन, अक, नय धन अक। यहाँ पर अय के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसकी जगह पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है।
तो नय की जगह पर ना य क क्या हो जाएगा, नायक। आय अय आय होता है ना, एक ही जगह पर अगर वहां पर ने होता, नेयक का क्या हो जाएगा, नयक, नयक हो जाएगा। और यहाँ पर नय दिया है तो क्या होगा, नायक होगा। और नायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में अगर ए की मात्रा दिखने को मिल रही है, ओ की मात्रा दिखने को मिल रही है, तो वहां पर क्या होगा, गुण संधि होगा। क्योंकि अ या आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, ओ उ आए तो ओ हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में अय, वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए आ या आ के बाद में ए या अ आए तो अ हो जाता है, ओ या औ आए तो अ हो जाता है। यह दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अ आ रहा है और औ आ रहा है तो वृद्धि संधि, ए और ओ आ रहा है तो गुण संधि। अकस वर्ण दीर्घ सभी दीर्घ हो रहे हैं तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। और बचा यण संधि। यण संधि में क्या होगा, यण संधि में क्या होगा, ई या उ, री, री, री के बाद में कोई असमान स्वर आ, ई उ री री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई की जगह पर य हो जाता है, उ की जगह पर व हो जाता है, री की जगह पर री की जगह पर र हो जाता है, और ली की जगह पर ल हो जाता है। इसको याद रखिएगा, यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको अड़च, इको यड़च, यह सूत्र होता है यण संधि का। वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेच संधि, आद गुण गुण संधि, एचो यवा यावह, यह अयादि संधि का सूत्र है। यह सारे सूत्र भी आप लोग लर्न करके रखिए, दिमाग में बैठा कर रखिए। दिमाग में बैठा कर रखेंगे तो आपको वहां पर क्लिक होगा और बड़े ही आसानी से टिक कर पाएंगे। आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो है, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न है, यह 1 लाइन के होते हैं। आप लोगों ने 2 सेमेस्टर पेपर दिया तो जो जिसका बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी सही हो गया तो उसका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही 2-4 सब्जेक्ट होते हैं जो परेशान करते हैं। एक हो गया कंप्यूटर, दूसरा हो गया संस्कृत, क्योंकि 25 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें ज़्यादा बैक लगने के चांसेस होते हैं। और आपके लिए अगर आप लोग मेहनत से नहीं पढ़ाई करेंगे तो ये बैक लगेगा तो आपका टोटल 1 साल पीछे जाएंगे, इसको याद रखिएगा। इसलिए 3rd सेमेस्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर बैक दिया, अगर बैक हुआ तो आपको किस सेमेस्टर में क्लियर करना होगा, सेमेस्टर 1 वालों के साथ क्लियर करना होगा 3rd सेमेस्टर का। तो इसको याद रखिएगा, बैक लगने ना पाए और बड़े अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत में कितने कारक माने गए हैं, 6, 7, 8, 9। तो संस्कृत में कितने कारक हैं, संस्कृत में 6 कारक हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। यह 6 कारक बताए गए हैं। संस्कृत में कितने कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह 6 कारक हैं। संबंध और संबोधन जो आते हैं, क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण इनको कारक नहीं माना जाता। जब आप विभक्तियां याद करते हैं, बालका बालको, तो उसमें एक तरफ दिया रहता है कर्ता, कर्म, करण, तो वही क्या है, कारक है। तो कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। यह सारी चीजें क्लियर हो गई। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4, 6। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अच प्रत्याहार से जाना जाता है। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार से किसको जाना जाता है, स्वर को जाना जाता है। और हल प्रत्याहार से व्यंजन को जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यंजन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हल प्रत्याहार से जाना जाता है। मतलब रीलिक, जो माहेश्वरी सूत्र आपने याद किया है, तो यहाँ पे अ और च के बीच में
और च के बीच में जितने भी स्वर आते हैं, जैसे अयुड़, रिलिक, योंग, आयोच, इनके अंदर में अच प्रत्याहार आएगा। इनके बीच में जितने भी स्वर आएंगे वह सभी क्या होंगे, स्वर होंगे। अच प्रत्याहार मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, अच प्रत्याहार है। शॉर्ट फॉर्म बता रहा, सूत्र क्या बताता है, ट्रिक क्या बताता है, यही बताता ना कि जो बड़ी चीजें हैं उसको शॉर्ट में कैसे देखें। तो अच प्रत्याहार में पूरे स्वर देखने को मिलते हैं और हर प्रत्याहार में पूरे व्यंजन देखने को मिलते हैं। दोनों चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 6। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्पर्श वर्ग व्यंजन, जिसमें क से लेकर प वर्ग तक आते हैं। क वर्ग से, क वर्ग का मतलब है कि क वर्ग जब लिखें, क वर्ग लिखेंगे तो क में जितने वर्ड आते हैं, जितने भी व्यंजन आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी को मिलाकर क्या बनेगा, क वर्ग बनेगा। यह चीजें क्लियर हुई। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। एक प्रकार हुआ। दूसरा हुआ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आते कौन कौन से, य, र, ल, व। य, र, ल, व किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। उसके बाद में बचा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आते हैं स, स, ह, स। स, स, ह, स, ह। कौन सा, स, 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 ह। यह सभी किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। उसके बाद बचा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, चारों व्यंजन क्लियर हुए। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसको अंतस्थ व्यंजन में आते कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व में कौन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में आते कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ। यह सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, यदि धन अपि, यद धन अपि, यदि धन अपि, यद धन अपि, आदि धन अपि, यद्यपि। तो यद्यपि में सही संधि विच्छेद क्या है, यदि धन अपि, ऑप्शन पहला सही होगा, यदि धन अपि। और लेकिन यहाँ पर संधि कौन सा है, सबसे पहले यह बताइए, क्योंकि यद्यपि आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें संधि कौन सा है, तो इसमें संधि है यण संधि। यण संधि क्यों है कि जब बीच में य व देखने को मिलता है तो वहां पर क्या होता है, यण संधि होता है। अय, आय, अव, आव देखने को मिलता है तो वहां पर अयादि संधि होता है। मतलब यह जो है वो आधा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए यह क्या है, पूरा यह नहीं है, लेकिन जो अय, आय होता है वहां पर पूरा यह देखने को मिलता है। तो ये चीजें देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आधा वह देखने को मिलता है तो वहां पर भी क्या है, यण संधि है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। पवन का संधि विच्छेद कीजिए, वह आ रहा है, वह आ रहा है तो वह पूरा आ रहा है। तो जब वह पूरा आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो वह आया है तो पो, धन, अन। जब ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो अव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अव जुड़ेगा तो पवन हो जाएगा। यह सारी चीजें क्लियर हुई। तो पो, धन, अन, ऑप्शन पहला सही होगा। यह भी चीजें क्लियर रखिएगा। अगर आप लोगों ने शुरुआत से पढ़ा है, मैं यह दावा करता हूं, अगर आप लोगों ने यह सीरीज 100 प्रश्नों का कंप्लीट किया तो आपका जो अति लघुत्तरी है और बहुविकल्पी है वो 80% यहीं से पूरा हो जाएगा। 80% यहीं से पूरा हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा, इससे कम नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हर एक चीज को काफी डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इको यणच किस संधि का सूत्र है, इको यणच यण संधि का सूत्र है। आद गुण गुण संधि का सूत्र है। एचो यवा याव अयादि संधि का सूत्र है।
अकस वर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है। इस प्रकार से हर सूत्र को आपके दिमाग में याद रखना होगा, तभी आप संस्कृत में बेहतर कर पाएंगे। संस्कृत में मेहनत करनी पड़ेगी, कंप्यूटर में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गणित में मेहनत करनी पड़ेगी अगर जिसका कमजोर है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं यह काफ़ी दिन हो चुके हैं छोड़े हुए, तो इसलिए आप लोगों को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आद गुण गुण संधि, तो गुण संधि का होगा। दीर्घ संधि में सारी चीजें क्लियर कर दिया हूं, तो अब आप लोगों को प्रश्न रिपीट नहीं करवाने वाला हूं। अब देखिएगा नीचे जितने प्रश्न आएंगे ना, तो आप बड़े तेजी से करेंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में काफी डिटेल के साथ पढ़ाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी लाभ हो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सह पादेन खंजः अस्ति, वाक्य में पादेन पद में कौन सी विभक्ति है? तो पादेन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। यह चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके लिए ना कोई ट्रिक है और ना ही कोई मतलब ऑप्शन है कि आप ये चीज़ें कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोगों ने समास क्लियर किया है, संधि क्लियर किया है और किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, संधि के सूत्र क्लियर किए, तो मैं बताता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, पहला पद अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा। तो ये सारी चीजें मैंने देखिए पूरा समास इसीलिए शुरुआत में क्लियर किया था। पंचवटी, पंच मतलब पांच, अगर प्रथम पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वृक्षात पत्राणि पतंति में वृक्षात पद में कौन सा कारक है? वृक्षात का मतलब है अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, और एकोन विसंति, एकोन विसंति का मतलब है 19, एकोन विसंति का मतलब है 19। एक से लेकर 100 तक की गिनतियां तो याद होनी चाहिए आपको, ज़्यादा चीज़ें नहीं, केवल 20 तक याद कर, 10 तक याद करेंगे, उसके बाद में एकादश द्वादश इस प्रकार से चलने लगेगा, उसके बाद विसंत त्रिसंत, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो 100 तक आप बड़े ही आसानी से याद कर पाएंगे। तो एकोन विसंति में 19 कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विप्रायगा ददादि में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान। तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। त्रिशत का मतलब होता है 30, त्रिशत का मतलब 30, ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, यह मैंने क्लियर कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स, ख, स, ह, ये सभी क्या हैं? हमारे उष्म व्यंजन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क और स के मिलने से क्या बनता है? जब का छ का आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो के एस एच, के से क हो गया, एस एच से स हो गया, तो क और स से क्या बनता है? छ बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीवेशु मानवा श्रेष्ठ, वाक्य में जीवेशु पद में कौन सी विभक्ति है? तो जीवेशु में सप्तमी विभक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ से विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। देवालय में कौन सी संधि है? देव धन आलय, देव धन आलय, देव धन आलय, अ और आ मिलकर आ बना रहे हैं, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, अकस वर्णे दीर्घ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, वध उत्सव। तो वधुत्सव, वधुधन उत्सव, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन स सही होगा, वधुधन उत्सव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सवर्ण का, सवर्ण का उच्चारण, सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जो सवर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? सवर्ण का उच्चारण स्थान होगा दंत, तालु, कंठ, मूर्धा।
तो ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुरसाणाम अकु विसर्जनिया नाम कंठ, और दंत का होगा री, तो ऋतु लसा, ऋतु लसाना, लसा नाम कंठ, मतलब कुल मिलाकर ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु स्वर्ण का उच्चारण स्थान होगा दंत, तालु, कंठ, मूर्धा। तो जो स्वर्ण है इसका उच्चारण कहाँ से होगा? इसका उच्चारण दंत से होगा। इसका सूत्र है ऋ तु लसाना, ऋतु लसाना दंत, ऋतु लसानाम दंत, मतलब री का और त वर्ग का, ल का और स का और न का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? दंत से होता है। त्रय चत्वारिशत शब्द का क्या अर्थ है? त्रय चत्वारिशत, चत्वारिशत किसके लिए बोला जाता है? 40 के लिए। और त्रय किसके लिए बोला जाता है? 3 के लिए। तो क्या होगा? 43 होगा, मतलब 43 जिसको बोलते हैं 43। पठनीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग की बात कर रहा है। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर, शब्द के पीछे लगकर शब्द में विशिष्टता ला देते हैं, शब्द में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे शब्द जो शब्द के आगे लगकर शब्द में विशेषता ला देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों समझ में आए। तो पठनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनियम में कौन सा प्रत्यय है? आइए इसको क्लियर करते हैं। पठनियम पद में धातु का है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? अनियर प्रत्यय होगा। तो पठ अनियर, पठ अनियर जो है वो पठनियम का प्रत्यय है। पठनियम, अनियर का मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य। अगर अनियर जिसमें लगा है, पढ़ने योग्य, लिखने योग्य। और तुमुन का तुमुन जो प्रत्यय है इसका उपयोग क्या होता है? पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, दौड़ने के लिए, जाने के लिए। अगर तुमुन लग जाएगा तो मतलब के लिए का उपयोग होगा। और श्रित का जो उपयोग होता है या किसके लिए होता है? पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, देखा हुआ। और कत्वा जो प्रत्यय है ये किस लिए प्रयोग होता है? पढ़कर, लिखकर, देखकर, सोकर। मतलब जब कर लगा होगा बीच में तो वहां पर कृत्वा होगा, श्रित लगा होगा तो हुआ होगा, तुमुन प्रत्यय लगा होगा तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और अनियर प्रत्यय लगा होगा तो पढ़ने योग्य, लिखने योग्य, इस प्रकार से होगा। तो पठ धातु में अगर तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? तो तुमुन प्रत्यय जब लगता है तो कौन सा रूप बनेगा? तुमुन का उपयोग कहाँ पर होता है? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए जब होगा तो पठितुम। इसका अर्थ भी समझ में आएगा। जब तुमुन प्रत्यय का उपयोग किस लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है। तो उसका तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? पठितुम, तुम। समास का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले यह समझते हैं कि समास है क्या। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाया जाता है, इसका काम क्या है? भाषा को संक्षिप्त करना, व्यापक बनाना, प्रभावशाली बनाना। यह समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेपकरण करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। यह चीजें याद हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पंचाशत। पंचाशत का मतलब होता है 50, ऑप्शन 100 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो पावक है यह फिर से रिपीट हुआ है। तो पावक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। यह सारी चीजें क्लियर कर दी है। पवन, पावक, पावक में क्या होगा? पो, पौ, धन अक, पौ धन अकह। ओ की जगह पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो पावक, पावकह, अयादि संधि होगा। और यह सारी चीजें हमने संधि क्लियर कर दी है। और त वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। लृति लसानाम दंतः। ज ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। कंठ की बात कर रहा है तो अकु विसर्जनिया नाम कंठ। और तालु की बात कर रहा है तो तालु में क्या होता है? तालु का सूत्र होता है ईचू यसा नाम तालु। ई ई, तालु में कौन कौन आता है? ई, ईचू, च वर्ग, ईचू, यसा, य और स, यस। नाम तालु, मतलब यह सारी चीजें जब आएंगी तो किस में आएंगी? तालु में आएंगी। अकु विसर्जनिया कंठ, मतलब अ आ, क वर्ग, विसर्ग और ह किस में आएंगे? कंठ में आएंगे। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में क्या आएगा?
आएगा प वर्ग। और मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धा में आएगा कौन कौन सा, सबसे पहले यह समझिए, ऋतु रसाणाम, री तु ऋतु रसा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मतलब र, री और त वर्ग और र और स, यह किस में आएंगे, मूर्धा में आएंगे। प वर्ग किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा। और ईचू यशा नाम तालु, यह सभी किस में आएंगे, तालु में आएंगे। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्राय जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो वहां पर होता है व्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। जहां पर प्रथम पद प्रधान होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, और जहां पर द्वितीय पद प्रधान होगा वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तत्पुरुष समास सही होगा, ऑप्शन दूसरा सही होगा। अकस वर्णे दीर्घ, अकस वर्णे दीर्घ यह दीर्घ संधि का सूत्र है, ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मधुधन अरि संधि होने पर क्या बनेगा। ऊ के बाद में अ आ रहा है, ऊ के बाद में अ आ रहा है तो क्या बनेगा, व बनेगा, माध्वरी, ऑप्शन द सही होगा। संधि है, चयनम का संधि विच्छेद कीजिए, चाय अनम, चेयनम, चयनम, चेयनम। तो यहाँ पर देखिए य आया है, य आया है तो कौन सा य पूरा आया है, यह भी देखिए यह आया है तो कैसा आया, यह पूरा आया है, तो यह अयादि संधि में है। तो चेयनम, चे अनम, चे अनम कहाँ पर है, ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एकोन चत्वारि संत, एकोन, एकोन जब लगा होगा मतलब एक पीछे आना है, एकोन मतलब एकोन चत्वारि संत, एकोन त्रिशंत मतलब 29, और एको चत्वारि संत का मतलब 39, ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चोर भयम, चोर भयम, यह चोर से चार मत समझिएगा, चोर भयम में कौन सा समास होगा, चोर का भय तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अहम बालकम पश्यामि कर्मवाच्य में क्या परिवर्तन होगा। कर्मवाच्य का मतलब है कि यह जो कृतवाच्य है मतलब एक्टिव वॉइस से इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या होगा, मया बालकम दृश्यते, ऑप्शन अ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ई वर्ण का, ईचू यशा, ईचू यशा नाम तालु, ई किस में आ रहा है, तालु में, ऑप्शन ब सही होगा। चतुविसंति का क्या अर्थ है, चतुविसंति, चतुविसंति का मतलब है 24, चतुविसंत, विसंत मतलब 20 होता है, त्रिसंत का मतलब 30 होता है, चत्वारि संत का मतलब 40 होता है। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार जो होता है वो किसके लिए होता है, वर्तमान काल के लिए होता है। लंग लकार जो होता है यह किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है। लिट लकार जो होता है यह किसके लिए होता है, भविष्य काल के लिए होता है। लोट लकार जो होता है यह आज्ञा अनुरोध के लिए उपयोग किया जाता है। बचा विधिलिंग, बचा कौन सा, विधिलिंग। विधिलिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, चाहिए या संभावना के लिए विधिलिंग लकार का उपयोग किया जाता है। तो यह सारी चीजें, लट लकार वर्तमान, वर्तमान, लंग आया है तो भूत, लिट आया है तो भविष्य, भविष्य। आज्ञा और अनुदेश के लिए लोट लकार, विधिलिंग के लिए चाहिए या संभावना के लिए। हरिहरव, हरिहरव में कौन सा समास है, हरिहरव बोला किसको जाता है, हरि मतलब विष्णु, हरव मतलब शिव। तो जब विष्णु और शिव कहा जाए, विष्णु और शिव, तो विष्णु और शिव लिखा जाएगा तो डैश लगेगा, शिव। तो यहाँ पर जब डैश लग रहा है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा जब दोनों पद प्रधान होंगे। नवरत्नम, प्रथम पद नौ की बात कर रहा है, संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा, ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, धेनु पद में कौन सी विभक्ति और वचन है। धेनु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। पश्यामि रूप किस लकार का है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो जो पश्यामि है यह लट लकार का है, वर्तमान काल का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
वसुधैव में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो इसको संधि विच्छेद करते हैं पहले। वसुधा धन एव, आ के बाद में अय आए तो क्या हो जाता है? आ के बाद में ए आए या अय आए तो अय हो जाता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच संधि। निर्मच्छिकम, निर्मच्छिकम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो निर्विच्छिकम में मतलब होता है मक्खियों का अभाव, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। निर अव्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर जो संकेत कर रहा है, चंद्रशेखर किनके सिर पर चंद्रमा है? भगवान शिव के, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। निम्न में से स्वर का भेद कौन सा नहीं है? तो देखिए स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला ही प्रश्न है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होता है जिसमें य र ल व होता है व्यंजन। यह सारी चीजें क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें एक मात्रा से 2 मात्रिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर। और जिनमें 3 मात्रिक का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जिसमें ओम आता है। यह वाला जो चिन्ह है इसमें किसमें आता है? प्लुत स्वर में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु, मूर्धा। तो व वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होगा। अंतस्थ व्यंजन में आएगा और दंत ओष्ठ होगा। यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कंठ तालु को उच्चारित करने वाले, कंठ तालु से उच्चारित होने वाले मतलब कंठ को मिलाकर और तालु को मिलाकर, दोनों को मिलाकर उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? ए और अय जो हैं यह कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पठेत किस लकार का रूप है? लट लकार का, विधिलिंग लकार का, लिट लकार का, लोट लकार का। तो जो पठेत है वह किस प्रकार के लकार का रूप है? तो यह विधिलिंग लकार का है, जिसमें संभावना या चाहिए को व्यक्त किया जाता है। और बचे लट लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है। लंग लकार जो होता है वो भूतकाल के लिए होता है। लिट लकार जो होता है यह भविष्य के लिए होता है। बचा लोट लकार, तो आज्ञा अनुदेशन के लिए लोट लकार का उपयोग किया जाता है। पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह क्या होगा? तो कारक कितने होते हैं? 5 होते हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो पहला है कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान पर, अपादान से अलग। तो 5वां क्या है? अपादान से अलग है, तो ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है? कर्म कारक में, करण कारक में, संप्रदान कारक में, अपादान कारक में। तो अपादान के पहले कौन सा आता है? चौथे पे संप्रदान कारक आता है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आजीवनम समस्त पद में कौन सा समास है? आजीवनम में द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। आजीवनम में आ अव्यय लगा हुआ है, तो आजीवनम में प्रथम पद प्रधान है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन स सही होगा। अगच्छत किस पुरुष का रूप है? तो अगच्छत किस लकार का है? तो अगच्छत लंग लकार का है। तो अगच्छत किस पुरुष का रूप है? तो प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, या किसी का नहीं है। तो अगच्छत जो है प्रथम पुरुष का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम होता कौन है? सबसे पहले यह समझिए, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो पुस्तकम संज्ञा है, अरण्यम संज्ञा है, सर्वेश जो है यह सर्वनाम है, क्योंकि यह सर्वेश जो है संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है। और अश्वम यह भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है पितरों शब्द का
सही समास विग्रह क्या है? पिता पिता च पिता, माता च पिता च, पितर च, माता च, ससुर च, माता च पिता च। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जो शब्द आरंभ में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्द शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता। पीबनम एवं गच्छनम में कौन सा प्रत्यय है? श्रित प्रत्यय, सानच प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तो इन सभी में पीबनम और गच्छनम में कौन सा प्रत्यय है? श्रित प्रत्यय है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? द्वितीय विभक्ति का, तृतीया विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का। तो इन सभी में तृतीया विभक्ति का उपयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो सप्ताध्यायी में द्विगु समास है, क्योंकि सप्त मतलब 7 की बात कर रहा है तो संख्यावाची है, तो द्विगु समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बालक मातरे प्रणमति में मातरम पद में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो यहाँ पर कौन सा कारक है हमें यह बताइए। तो बालक मातरे प्रणमति में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुरुवे नमः में गुरुवे पद कौन सी विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो गुरुवे में जो गुरुवे है वो चतुर्थी विभक्ति का है। परोपकार, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। तो पर धन उपकार जो है यह संधि विच्छेद होगा परोपकार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, श्रु मतलब सुनना धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? श्रुणोति, श्रुणतः, श्रुणन्ति, श्रोष्यामि। तो क्या होगा? जब पठति, पठता, पठन्ति, जब लट लकार वर्तमान काल का है तो अंति आता है, तो ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? माम है, आवाम है, असमान है या मया है। तो क्या होगा? तो अस्मद का जो द्वितीय विभक्ति चलता है माम मा, आवाम मा, असमन, यही चलता है। तो पूछा क्या है? पूछा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, बहुवचन पूछा है तो असमन होगा। तो असमन कौन सा है? असमन में कौन सा ऑप्शन सही है? असमान। ऑप्शन स सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकस वर्णे दीर्घ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क से म तक के सभी वर्ण आते हैं। किसमें? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं? स, 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 ह। ऑप्शन ब सही होगा। वृद्ध रेच संधि जो सूत्र है यह वृद्धि संधि का है। इको एड़च यड़ संधि का है। आद गुण गुण संधि गुण संधि का है। और दीर्घ संधि का अकस वर्णे दीर्घ यह सूत्र है। सूत्र को भी याद रखिएगा। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति में ग्रामम पद में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति है यह हमें बताइए। तो ग्रामम अभितः वृक्षाम सन्ति में ग्रामम जो है यह द्वितीया विभक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पठ धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पठति, पठन्तु, पठ, पठामि। क्या होगा? पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम। तो मध्यम पुरुष एक वचन तो पठ, पठतम, पठत होता है। तो ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अयुड़, अयुड़ के अंतर आएगा, अयुड़ ऋलिक के अंतर आएगा। यह अलावा औच, ए औच, एओंग, एऔच। तो एओंग एऔच के अंतर्गत यह आएगा। अच प्रत्याहार के अंतर्गत यही आएगा। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अस धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? आसीम,
आस्ताम, आसम, आसन। तो अस धातु का लंग लकार आता किसमें है, सबसे पहले यह जानिए। तो लंग लकार आता है भूतकाल में। तो इसका कौन सा सही होगा, उत्तम पुरुष एक वचन, तो आसम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अभी उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, अवमान, अनुचर, अभिमान। तो यही शब्द बनेगा, ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप क्या होंगे, गुरुम, गुरुड़ा, गुरव, गुरुवे। तो गुरव जो है गुरु शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत मूल स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री। ऑप्शन ब सही होगा। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा, राम, सीता। ओम जो है यह प्लुत स्वर का उदाहरण है। प्लुत स्वर में क्या होता है कि 3 मात्रिक का समय लगता है। जब 2 मात्रिक से ज्यादा समय जिसमें लगता है, जैसे ओम, जिसमें थोड़ा सा मतलब शब्दों का खिंचाव होता है, उसमें प्लुत स्वर लगता है। गम धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनेगा। तो आइए समझते हैं, गम धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाकर गमतम, गच्छन, गमनम, गच्छनम, गत्वा, गमिष्याति। तो गम में कत्वा प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, गत्वा, ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, सभी स्वर, सभी व्यंजन। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री आते हैं। ऑप्शन स सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अ, ख, ग, घ, ह, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, प्रतिदिनम में प्रति लिखा हो, यथा लिखा हो, या अगर अव्यय आता है तो अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है, जिसका लंबा उदर हो। वहां पर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वहां पर कर्मधारय समास होगा, जिसका लंबा उदर हो, विशेषता बतला रहा है। लेकिन ये जो शब्द है यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, यह गणेश की ओर संकेत कर रहा है। तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। इसी के साथ टोटल 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।